देश की न्यायपालिका में ब्राह्मणवाद हावी क्यों है? कॉलेजियम सिस्टम पर विवाद कब खत्म होगा? न्यायपालिका में सिर्फ ब्राह्मणों का ही वर्चस्व क्यों है? क्या अन्य जातियों में जज बनने की काबिलियत नहीं है? आज हम न्यायपालिका में फैले ब्राह्मणवाद के मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। कॉलेजियम पर छिड़े विवाद की बात करने आए हैं, क्योंकि ये सवाल हमेशा से उठाए जाते रहे हैं कि न्यायपालिका में केवल ब्राह्मणों का ही वर्चस्व क्यों है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण जाति के जजों की ही क्यों है? आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व लगातार कम क्यों है? क्या केवल ब्राह्मणों में ही न्यायाधीश बनने की काबिलियत है, या फिर इसके पीछे ब्राह्मणवाद को हावी करने की मानसिकता है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। दरअसल देश की आजादी के बाद से अब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती पहले 6 न्यायाधीशों में से 2 न्यायाधीश ब्राह्मण थे। सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत में ही ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व 33.33% था। सुप्रीम कोर्ट में जज की पहली नियुक्ति चंद्रशेखर अय्यर नाम के ब्राह्मण की हुई थी। इस तरह 7 में से 3 जज ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों का 42.85% प्रतिनिधित्व हुआ। 1950 से 1970 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 14 थी। 14 में से 11 जज ब्राह्मण थे, यानी कि तकरीबन 80% प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों का था। साल 1971 से 1989 तक संख्या में और ज्यादा वृद्धि हुई और 18 न्यायाधीश ब्राह्मण हो गए। 1988 में सुप्रीम कोर्ट में 17 न्यायाधीश थे और उनमें से 9 न्यायाधीश ब्राह्मण थे। साल 2004 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में 52 न्यायाधीशों में 16 ब्राह्मण नियुक्त हुए। 2004 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में 30.76% नियुक्तियां ब्राह्मणों की हुई। 2014 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में 35 जजों की नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें 9 ब्राह्मण हैं। वर्तमान में जजों की नियुक्ति के लिए 5 जजों का जो कॉलेजियम है, उसमें 3 जज ब्राह्मण हैं। यानी कि साफ है कि देश की आजादी से लेकर अब तक न्यायपालिका में ब्राह्मणों का अघोषित आरक्षण चल रहा है। राज्यों के हाई कोर्ट या देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, हर जगह केवल ब्राह्मण जजों का ही दबदबा बना हुआ है। क्योंकि मामला न्यायपालिका का है, इसीलिए लोग इस विषय पर बोलने से कतराते रहते हैं। लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएं। हालांकि न्यायपालिका में फैले इस ब्राह्मणवाद पर खुद कई न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील भी सवाल उठा चुके हैं। सवाल उठाने वालों में ब्राह्मण जाति के न्यायाधीश भी शामिल हैं। 1 जुलाई 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रंगनाथ पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में चिट्ठी लिखकर ये मामला उठाया था। अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि भारतीय संविधान को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करता है तथा इसमें सबसे अहम न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दुर्भाग्यवश वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह से ग्रस्त हैं। यहाँ न्यायाधीशों के परिवार का सदस्य होना ही अगला न्यायाधीश होना सुनिश्चित करता है। राजनीतिक कार्यकर्ता का मूल्यांकन उसके कार्य के आधार पर चुनावों में जनता के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी को सेवा में आने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्यता सिद्ध कर ही चयनित होने का अवसर मिलता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का हमारे पास कोई मापदंड नहीं है। प्रचलित है तो केवल परिवारवाद और जातिवाद। जस्टिस रंगनाथ पांडे, 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 को लिखे अपने पत्र में जस्टिस रंगनाथ पांडे ने लिखा कि उन्हें 34 वर्ष के सेवा काल में बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को करीब से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिनमें कई न्यायाधीशों के पास सामान्य विधिक ज्ञान तक नहीं था। कई अधिवक्ताओं के पास न्याय प्रक्रिया की संतोषजनक जानकारी तक नहीं है।
कॉलेजियम सदस्यों का पसंदीदा होने के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती है। ये स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने इस पत्र में न्यायाधीश रंगनाथ पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय न्यायिक चयन आयोग स्थापित करने का प्रयास करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट नमित सक्सेना ने भी इसको लेकर आवाज उठाई थी। उनका एक आर्टिकल बार एंड बेंच पर प्रकाशित हुआ था, जिसमें नमित सक्सेना ने न्यायपालिका में ब्राह्मणों के वर्चस्व के बारे में न्यायपालिका के शुरुआत से बातें लिखी थीं। न्यायपालिका में ब्राह्मणों के वर्चस्व को लेकर न्याय व्यवस्था के अंदर से ही लगातार आवाजें उठती रही हैं। इस बात का खुलासा बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील और वर्तमान चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी किताब सुप्रीम विस्पर्स में किया है। अभिनव चंद्रचूड़ जी ने अपनी किताब में अपने दादा और भारत के 16वें चीफ जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ पर लगे ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के आरोपों का जिक्र किया है। अभिनव चंद्रचूड़ जी ने अपनी किताब में लिखा है कि तत्कालीन न्यायमूर्ति मैडन मुख्य न्यायाधीश Y.V. चंद्रचूड़ से विशेष रूप से खफा थे। उनका आरोप था कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश Y.V. चंद्रचूड़ ने बॉम्बे से सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग की थी। एक अन्य जज ने भी Y.V. चंद्रचूड़ पर संगीन आरोप लगाए थे। किताब सुप्रीम विस्पर्स में अभिनव चंद्रचूड़ लिखते हैं कि साल 1979 में एक न्यायाधीश ने ऐसा महसूस किया था कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति इसीलिए रोक दी गई है क्योंकि चंद्रचूड़ बॉम्बे के एक ब्राह्मण V.S. देशपांडे को नियुक्त करवाना चाहते थे। तब देशपांडे हाई कोर्ट के जज और मुख्य न्यायाधीश थे। अभिनव चंद्रचूड़ जी ने अपनी किताब में लिखा है कि साल 1988 में न्यायमूर्ति खालिद ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व और सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करते हुए कहा था कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और पाठक दोनों ही ब्राह्मण न्यायाधीशों को प्राथमिकता देते हैं। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जजों की नियुक्ति में कश्मीरी ब्राह्मणों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया था। जस्टिस हिदायतुल्लाह मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए उनका नाम जस्टिस के सुब्बा राव और जस्टिस के.एन. वांचू से पहले था, लेकिन नेहरू जी ने कश्मीरी ब्राह्मण वांचू को आगे करने के लिए उन्हें पीछे धकेल दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में के.एन. वांचू की नियुक्ति 24 अप्रैल 1967 को की गई थी, जबकि जस्टिस हिदायतुल्लाह की नियुक्ति 25 फरवरी 1968 को हुई थी। अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी किताब में लिखा है कि न्यायमूर्ति पी. जगन मोहन रेड्डी का मानना था कि ब्राह्मण न्यायाधीश दूसरों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी थे। ब्राह्मणों की नियुक्ति पर ही नहीं बल्कि उनके फैसलों पर शंकाएं जाहिर की गई थीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर चुकी हैं। 13 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में केरल के CPIM के सांसद जॉन ब्रिटास ने भी न्यायपालिका में ब्राह्मणवाद हावी होने की बात कही थी। उन्होंने राज्यसभा में साल दर साल ब्राह्मण जजों की संख्या भी गिनाई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जॉन ब्रिटास के उस भाषण की तारीफ की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था कि जॉन ब्रिटास ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा बड़ी खूबसूरती से उठाया है, लेकिन हमें निराशा है कि राष्ट्रीय स्तर के किसी एक भी मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। Sir, out of 47 Chief Justices of India till date, at least 14 have been Brahmins. From 1950 to 1970, the maximum strength of the Supreme Court was 14 judges and 11 of them were Brahmins. Sir, 1971 to 1989, Kiran Reddy sir. Sir, this is a point, sir. This is a point. This is a... Sir, this is a point, sir. This is a point. Speech of a member from Kerala, Jan Britas. Wonderful. Really. I enjoyed it. Next day, to my disappointment, not even a single line
of what he spoke in the House was reported in the national media. I don't know. नवंबर 2022 में तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कॉलेजियम के तहत की गई जजों की नियुक्ति को पूरी तरह से असंवैधानिक बता दिया था। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर 1993 के बाद से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली से हो रही हैं और कॉलेजियम में शुरू से ही ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। वर्तमान में जजों की नियुक्ति के लिए 5 जजों का जो कॉलेजियम है उसमें भी 3 जज ब्राह्मण हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। किसी राज्य के हाई कोर्ट में जज की बहाली करनी हो तो वहां के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज मिलकर नाम सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी सहमति केंद्र सरकार को भेजती है और फिर सरकार उसे राष्ट्रपति को भेजती है। राष्ट्रपति के यहाँ से नियुक्ति की जाती है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज नाम तय कर सरकार के पास भेजते हैं और सरकार सहमति देते हुए उन नामों को राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देती है। कॉलेजियम सिस्टम यही है। आरोप लगते रहे हैं कि देश भर में 45 ऐसे परिवार हैं जिनके नाते रिश्तेदार ही जज बन पाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली न होने से पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कॉलेजियम को लेकर कदम नहीं उठाए। सरकार ने कदम तो उठाए, लेकिन न्यायपालिका में बैठे जिम्मेदारों ने उन कदमों को आगे नहीं बढ़ने दिया। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 को संविधान 19वां संशोधन अधिनियम 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को लागू कर दिया था, लेकिन दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और फिर 16 अक्टूबर 2015 को दोनों कानूनों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया गया। इस फैसले के बाद कॉलेजियम प्रणाली फिर से पावर में आ गई और न्यायपालिका में ब्राह्मणवाद की बादशाहत अभी तक बरकरार है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अतुल अग्रवाल, हिंदी खबर।